पूरा विश्व जहां अभी कोरोना से उबरा भी नहीं था कि चीन में एक और नए बीमारी की खोज कर ली गई है और उस नए बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग, जो कोरोना की तरह ही कोविड-19 की तरह ही एक संक्रामक बीमारी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो साइंस टॉपिक पे आधारित है, इसलिए मैंने इसकी शुरुआत ब्यूबोनिक प्लेग से ही कर दी। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था सर कि साइंस नहीं होगा, साइंस नहीं होगा। तो जी बिल्कुल होगा। जनरल कंपटीशन में जितने भी विषय हैं वो सारा विषय मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा ताकि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज हम लोग उसी क्रम में आज हम लोग विज्ञान शुरू करेंगे, यानी आज का जो क्लास होगा वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा कि आपका साइंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, आज के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ना सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत कम लोग जान रहे हैं। तो आप लोग अभी अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो सबसे पहले ये आप लोग डिसाइड करिए कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। पढ़ाई तो एक अथाह सागर है, जितना आप इसमें डूबिएगा आपको क्या है उतना ही क्या है ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे पहला आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, नौकरी। तो नौकरी कैसे लें कि कम समय में मेरा ज़्यादा तैयारी हो, कम समय में हम ज़्यादा ज्ञान कैसे अर्जित करें। तो कैसे होगा, जब आप सिलेबस जानिएगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सौरमंडल चैप्टर को आप लोगों ने इतना लाइक दिया, प्यार दिया और आपने इतना कमेंट किया। तो चलिए सौरमंडल की तरह आज भी साइंस चैप्टर को हम और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग? तो अभी हाल के दिनों में चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में इस प्लेग की खोज हुई। ये तो बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है। कहा जाता है ये ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में कहा जाता है 14वीं शताब्दी में यूरोप में इन्होंने लगभग कहा जाता है कि करोड़ों व्यक्ति इससे क्या हुआ था, मर गए थे। आज फिर वही ब्यूबोनिक प्लेग फिर चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में खोजी गई है। ये मुख्यतः ब्यूबोनिक प्लेग है जो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट। जहां कोरोना क्या था, वायरस से था होने वाला रोग था, ब्यूबोनिक प्लेग क्या चीज है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये आने वाले एग्जाम में प्रश्न भी इससे बन सकते हैं। उस प्लेग का नाम है जर्सीनिया पेस्टिस। उस प्लेग का क्या नाम है, जर्सीनिया पेस्टिस। अगर ब्यूबोनिक प्लेग का उपनाम अगर पूछा जाए तो इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस बीमारी को ब्लैक डेथ कहा जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग को कहा जाता है। चीन ने हाल ही में इस प्लेग को लेकर वार्निंग 3 चेतावनी जारी कर दी। ये एक कर्म होता है वार्निंग 3, वार्निंग 4। जो वार्निंग 4 होता है सबसे क्या जाता है कि उच्चतम चेतावनी होना है। वार्निंग 3 के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसकी सूचना प्रशासन को दे और साथ ही साथ जिससे ये होने वाली बीमारी है, यानी जो जानवर से ये ज़्यादा फैल रहा है, कृपया कर अभी मांस ना खाएं। चीन तो है ही नया चीज़ का मांस खाता है और रोग पूरा विश्व को देता है। ठीक है, भगवान कब उसको मुक्ति देगा। तो बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग होता किससे किससे है, इसके कौन कौन से माध्यम है। तो ये मुख्यतः जंगली चूहा, खरगोश और एक मरमेड नामक जानवर से होता है। मरमेड जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में गिलहरी की तरह दिखने वाली ये पशु होती है। चीन में यह धारणा है कि इसका कच्चा मांस खाने से कहा जाता है कि उन लोगों को क्या होता है, बहुत लाभ मिलता है। इस कारण कच्चा मांस खाने से कहा जाता है ये प्लेग फैलने की प्रवृत्ति आई है। ब्यूबोनिक प्लेग भी होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्यूबोनिक प्लेग, दूसरा होता है न्यूमोनिक प्लेग। प्लेग जो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है न्यूमोनिक प्लेग की अपेक्षा थोड़ा कम घातक है। इसमें व्यक्ति को 6 से 7 दिन तक कहा जाता है कि टाइम में मिलता है। ये भी क्या होता है कि आपका ये भी फ्लू की तरह आता है और कहा जाता है कि यहाँ पे ये भी क्या करता है, खराश पैदा करता है। न्यूमोनिक प्लेग थोड़ा ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, ये आदमी को संभलने का भी मौका नहीं देता है। कहा जाता है काला काला घाव होता है, फिर उससे क्या होता है, घाव ज़्यादा बढ़ जाने का आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। यूरोप में यह बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी 14वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, अभी वर्तमान में इससे प्रभावित देश कौन कौन है, कांगो, मेडागास्कर और चीन है। आपको मुख्य रूप से ही याद रखना है कि वर्तमान में अभी चीन में कौन सी है, ब्यूबोनिक प्लेग, जो कहाँ से होता है, बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, जर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, साथ ही इस रोग को क्या कहा जाता है, ब्लैक डेथ कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं साइंस की, विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक परिचय है। तो आज हम लोग साइंस की क्लास ही शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि विज्ञान क्या है।
विज्ञान शब्द है जो है वो कहा जाता है SCIENTIA, साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। और टू नो मीन्स जानते ही आप क्या होता है? टू नो मीन्स क्या होता है? जानना, कि भी किसी भी चीज के बारे में क्यूरियोसिटी, कि हम कैसे जान सकते हैं इसको क्या है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो इसमें हम मुख्य रूप से आज ब्रांच की बात करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें कौन कौन से ब्रांच है, इसके जनक कौन है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स तो फिजिक्स वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप व द्रव्य से उसके विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र। अगर इनके जनक की बात किया जाए तो फिजिक्स का जो जनक है वो सर आइजक न्यूटन को माना जाता है। सर आइजक न्यूटन को माना जाता है, और न्यूटन ने ही कहा जाता है, न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। इसमें कहीं कहीं ये भी मिलता है कि फिजिक्स का जनक आपको कहीं कहीं आपको, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी बोला जाता है। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स का जनक पूछा जाए, आधुनिक भौतिकी का जनक आपसे पूछा जाए, तब आप आंसर दीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन अगर सिर्फ फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? सर आइजक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और आपको ये भी जानकारी रहना चाहिए, ठीक है, कि ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य ने भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, जो हमारे ऋषि मुनि थे। ठीक है, भास्कराचार्य की एक पुस्तक है जो सिद्धांत शिरोमणि, उन्होंने इसमें आपको क्या है कि इन्होंने बात की है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। न्यूटन की एक बुक है जिनका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। इसी बुक में उन्होंने, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा की है। ये प्रश्न आता है कि किस बुक है, उस बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया, सर आइजक न्यूटन। और अगर आधुनिक भौतिक का जनक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। फिजिक्स अब बात कर लेते हैं। फिजिक्स इसका क्या होता है? भौतिक एक संस्कृत शब्द में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं भौतिक, यानी क्या होता है भौतिक? मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। यानी भौतिकी मुख्य रूप से हम लोग को क्या कहा जाता सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि भौतिकी जो शब्द है वो भौतिक से उत्पत्ति हुई है, यानी जो संस्कृत शब्द है भौतिक, उससे उत्पन्न इसकी हुई है। अगर वर्तमान में फिजिक्स को बोला जाए तो फिजिक्स को हम 8 भागों में बांटते हैं, और इसी से आपके प्रश्न प्रायः आते हैं। वो कौन से 8 पार्ट है? तो पहला जो फिजिक्स का पहला पार्ट है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। दूसरा साउंड, जिसे ध्वनि कहते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। स्टडी ऑफ साउंड, जी हाँ, साउंड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ साउंड का अध्ययन क्या कहलाता है? उष्मा, हीट, प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक, मैग्नेटिज्म, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, और 8वां इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इतना से आपका जो ब्रांच है, 8 भाग जो है, यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। ये तब फिजिक्स की बात। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या आता है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। कहा जाता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ काला रंग होता है। देखिए, मैं इसलिए काला मार्कर से भी लिख रहा हूँ। केमिया शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक शब्द जो है वो केमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। और केमिस्ट्री का जो अध्ययन कहलाता है वो केमिस्ट्रीटिंग कहलाता है। CHEMETCHING, केमिस्ट्रीटिंग कहलाता है। केमिस्ट्री का जनक है जो लेवोजियर को माना जाता है। कहीं कहीं सीयर भी लिखता है, लेवोजियर को माना जाता है। अगर भारत में केमिस्ट्री की बात की जाए तो भारत में रसायन शास्त्र का जनक प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय को माना जाता है। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जगत में इन्हें नाइट्रेट मैन कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने क्या है, मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज भी की थी। इन्हें नाइट्रेट मैन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जानिएगा कि भारत में रसायन शास्त्र का जनक अगर पूछा जाए तो किन्हें कहा जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन्हें कौन सा उपाधि दिया गया है, नाइट्रेट मैन। अगर प्रश्न आए कि भारत में नाइट्रेट मैन किसे कहा जाता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। ये था केमिस्ट्री। इसके भी बहुत सारे ब्रांच है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तभी चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है, तो जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द है जो दो शब्दों से बना है, बायो प्लस लोगस। जीव विज्ञान शब्द क्या कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, बायो तथा लोगस, जिसका अर्थ ही होता है जीवन का विज्ञान। जीवन का विज्ञान। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, फिर आंसर कमेंट में दीजिए कि सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, जल में, थल में, आकाश में। आप लोग आंसर दीजिए, मैंने तो ऑप्शन भी दे दिया है। तो आप बायोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु के उद्भव, विकास, कोशिका संरचना तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले ही बताया, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक के भाषा बायो तथा लोगस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीवन का विज्ञान। अब बात करते लेते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी की। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। जी हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु, जो एक महान दार्शनिक थे। एक बात आती है, कभी आपने सोचा है कि इन्हें दार्शनिक कहा जाता है, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद जितने भी खोज होगी उन्हें वैज्ञानिक कहा जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में जितने भी थे वो क्या थे, दार्शनिक थे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को। जबकि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जानिएगा, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। लेमार्क जहां फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगर बोटनी की बात की जाए तो बोटनी यानी फिर बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक बोटनी जिसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं, दूसरा जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो बोटनी का जनक जो है वो थियोफेस्टस को कहा जाता है। थियोफेस्टस को कहा जाता है। जबकि जूलॉजी का जनक फिर से आप लोग किसके पढ़िएगा, अरस्तु को कहा जाता है। यानी ये बात आपको, ये कंफ्यूजन वाला बहुत सारा प्रश्न इसमें आ जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु। अगर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था तो लेमार्क एवं ट्रेविनस ने। और बोटनी का पिता किसे कहा जाता है, थियोफेस्टस। जूलॉजी का पिता किसे था, अरस्तु। अरस्तु ने एक बुक था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनेमिनिया। उन्होंने उस पुस्तक में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया। उसी तरह थियोफेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेनम। इसमें उन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का जिक्र किया था। तो ये तो था हमारा क्या, एक परिचय कि विज्ञान क्या था, क्या कितने ब्रांच थे, आपको कौन कौन से सेक्शन है। फिजिक्स में आपने देख लिया। अब बात करते हैं बारी बारी ब्रांच की, यानी कौन कौन ब्रांच या किसका अध्ययन क्या कहलाता है, जिससे एग्जाम में आपको प्रश्न आते ही आते हैं और आप लोग कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज में होते हैं। जैसे स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ हीट। ठीक है, या फिर बायोलॉजी में बात करते हैं, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, आपने पढ़े। ये जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, कौन से ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ब्रांच के बारे में। ब्रांच क्या है और कौन से ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के ब्रांच की, कि फिजिक्स में किस ब्रांच के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आए दिन एग्जाम में इससे प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी। यानी थर्मोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, उष्मा की प्रकृति, उसके संचरण व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स जिसे हिंदी में प्राकृतिकी कहते हैं, यानी सिंपल सा आपको ये जानना है, ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन। जो मैंने सवाल भी पूछा था, शायद नहीं, मैंने ध्वनि का अध्ययन पूछा था। स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं एकॉस्टिक्स यानी ध्वनि तरंग का अध्ययन, यानी सिंपल सा बोल सकते हैं साउंड। ध्वनि तरंग का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है।
जब मैं ध्वनि पढ़ाऊंगा तो इसमें और भी चर्चा करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तुरंत हमें कमेंट करके बताएं कि ताकि मैं साइंस का वीडियो और भी आपके लिए बना सकूं कि साइंस का वीडियो चलना चाहिए या वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में माप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी जो माप तौल का जो अध्ययन होता है वो किस शाखा के अंतर्गत होता है? मेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोलिकी, अभी मैंने तुरंत ही इसे खत्म किया। एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय पिंड में क्या आ सकते हैं? मंदाकिनी आ सकते हैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, यानी जितने भी मैंने खगोलीय पिंड का डिफिनेशन बताया था उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं मेटोलॉजी और मेटालर्जी में बहुत कंफ्यूजन है। बराबर एग्जाम में ये दोनों में से एक आता है। मेटालर्जी तो खूब आया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। मेटोलॉजी में धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। मेटोलॉजी में धातुओं की संरचना एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मेटालर्जी में अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन किया जाता है कि कोई किसी भी अयस्क से हम लोग धातुओं का जो निष्कर्षण करते हैं वो क्या कहलाता है? मेटालर्जी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं एपिग्राफी। इतिहास में भी मैंने बताया है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोनॉटिक्स कहलाता है। और जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में उन्हें एस्ट्रोनॉट्स भी कहा जाता है, लेकिन विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। फिर से एक बार, एस्ट्रोनॉट्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन। अब देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ लिखा था, मैं आपके लिए पूरा रेडीमेड नॉलेज लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो तुरंत कॉपी में इसको छापिए। जैसे एस्ट्रोनॉट, यूएसए के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। और टेक्नॉट, नामे से लग रहा है ये क्या होगा? चीन के अंतरिक्ष यात्री को टेक्नॉट कहा जाता है। और व्योमनॉट, तो व्योमनॉट जो है हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट नाम दिया गया है। व्योम जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष। मैं जानता हूं कि आप लोग में से कुछ लोग इसे नहीं जान रहे तो तुरंत कॉपी में छापिए, क्योंकि फिर कहीं पे मिलने वाला नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एस्ट्रोनॉट को यूएसए, कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री, रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट्स, चीन के अंतरिक्ष यात्री को टेक्नॉट और भारत के अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट कहा जाता है। अब भारत में जो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्था है उसका नाम क्या है? इसरो। तो आप लोग इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कमेंट में जितनी कंजूसी करते हैं उतना मत कीजिए, अगर सीखना है तो कमेंट खूब किया कीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए अब बात कर देते हैं हाइड्रोफोनिक्स की। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहा जाता है? तो ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का जो अध्ययन है वो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। फिर से, हाइड्रोफोनिक्स किस कहते हैं? ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन जो होता है वो हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। ठीक है, जब जल की बात आई है तो 2 पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फैदम और नॉटिकल मील। इससे बराबर क्वेश्चन आपके आते हैं। फैदम क्या है? तो समुद्र की गहराई जिससे मापी जाती है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं मात्रक। समुद्र की गहराई के लिए जो मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे फैदम कहते हैं। लेकिन जिस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है उसे हम लोग फैदोमीटर कहते हैं। फैदोमीटर से मापी जाती भी है। और एक यंत्र है सोनार, जिससे क्या कहा जाता है कि भूमि के अंदर जब कोई वस्तु डूब जाती है तो उसे कौन से पता लगाया जाता है? सोनार से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो फैदम क्या हो गया? समुद्र की गहराई। ठीक है, फैदोमीटर क्या हो गया? उसका मापने वाला यंत्र। और सोनार क्या हो जाएगा? जो समुद्र की गहराई के अंदर अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नॉटिकल मील। तो जो समुद्र की दूरी का अगर नापना हो तो समुद्र की दूरी हम किस में मापते हैं? नॉटिकल मील से मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बराबर आता है। समुद्र की दूरी किससे मापी जाती है? नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? 1852 मीटर होता है। अब बात कर लेते हैं काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स क्या होता है? तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो 3-4 आदमी बैठा रहता है। एक आदमी चुपचाप एकदम आपको एकदम ऐसे देखते रहेगा
कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग काइनेस्थेसिक कहते हैं, शरीर की भाषा का अध्ययन। अब बात कर लेते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी में पर्वत की उत्पत्ति, संरचना तथा उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में भी आपका आता है। ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे हैं ज्योग्राफी में भूकंप और ज्वालामुखी, बिल्कुल वो पढ़ाऊंगा। तो भूकंप, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी या सेलिनोग्राफी, मैंने अभी सौरमंडल में बताया था। सेलिनोग्राफी, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी या सेलिनोग्राफी। होरोलॉजी, होरोलॉजी में समय मापन का अध्ययन किया जाता है, यानी समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी। जबकि क्रायोजेनिक्स, CR GENICS, जगह नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CRGENICS, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? तो निम्न ताप का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। तो ये तो था सिर्फ हमारा क्या, फिजिक्स का ब्रांच, यानी एक जो मैं बना रहा हूँ विज्ञान एक परिचय, एक तरह से एक क्या सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें मैंने सिर्फ अभी फिजिक्स का ब्रांच ही बताया था। अभी केमिस्ट्री का और कौन कौन से ब्रांच है, बायोलॉजी के कौन कौन से ब्रांच है, और भी बहुत सारे वैसे विषय हैं जिसके जनक कौन कौन है। तो चलिए मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछता हूँ, आप लोग कितने लोग कॉमेंट देकर इसका आंसर बताते हैं। और आप लोग अगर साइंस की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लीज कृपया कर कॉमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और बताइए कि ताकि मैं साइंस का वीडियो और भी आगे जारी रख सकूं। तो चलिए पहला सवाल आपके लिए, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? पहला सवाल, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? दूसरा, संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? तीसरा, मैथ का पिता किसे कहा जाता है? मैथ यानी गणित का पिता किसे कहा जाता है? चौथा, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? अगला, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, तो ये आंसर सब दीजिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगला, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पता तो हम बता ही दिए हैं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। रसायन का भी बता चुके हैं, भौतिकी विज्ञान का भी पिता बता ही चुके हैं। लेकिन अगला सवाल आपके लिए ये है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और अंतिम सवाल है आपके लिए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोनों शब्द में अंतर है, दोनों में क्वेश्चन में ये प्रश्न आते हैं और कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए पहला प्रश्न था इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में आप लोगों को अंतर बता सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। तब तक आप इस कोरोना काल में, और एक नया चीनी भी आने वाला है, तो मुझसे भी बच के रहना है। भगवान करे कि चाइना में ही रह जाए, पूरे विश्व में ये कहीं ना फैले, ठीक है। और इस कोरोना काल में आप लोग को एकदम सुरक्षित घर में रहना है और खूब पढ़ना है। तब तक आप घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।